Good morning, students. This video is about third chapter, New Centers of Power. This is the third part of this chapter. In this section, we will study about one more association as a new center or as a challenge of the unipolarity, SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. In this association, there are total 8 member nations. First, इंडिया, अफगानिस्तान. बेटा जो मैं नेम्स हैं मैप के अकॉर्डिंगली लिख रही हूँ, जिस तरीके से इनकी लोकेशन होती है. इंडिया, अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका. प्लीज़ आपको मेंबर नेशंस के नेम लर्न करने हैं बिकॉज सार्क इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में एक सब टॉपिक है, पर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 पर्टिकुलरली सिर्फ इस एसोसिएशन के ऊपर ही है. श्रीलंका, देन बांग्लादेश, आफ्टर दैट है नेपाल एंड भूटान. So here are the 8 member nations of this SAARC. ओके बेटा, स्लाइड के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक चीज़ समझनी है कि एट प्रेजेंट 8 मेंबर नेशंस का ये यूनियन है. और हम लोग जब बेटा सार्क की बात करते हैं तो सार्क के बेटा बिगनिंग में जब हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स की बात करते हैं तो देवर 7. हमने जो पीछे स्लाइड में मेंबर नेशंस के नेम देखे हैं तो उसमें अफगानिस्तान जो नेशन है बेटा वो स्टार्टिंग से सार्क का एक मेंबर नहीं रहा है. अफगानिस्तान 2005 से सार्क का मेंबर है. उससे पहले जो बाकी के रेस्ट ऑफ द 7 मेंबर्स हैं वो आपके सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस फाउंडेशन वो साथ मिलकर सार्क के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमें बताता है दैट द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन which means to say SAARC was established with the signing of the SAARC charter. चार्टर का मतलब अगेन आपको पता है क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सेम वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, आपके यूएनओ के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी. अब ये जो चार्टर है ये कहाँ साइन हुआ, ढाका में साइन हुआ. कब साइन हुआ, 8 दिसंबर 1985 को. पर इस एसोसिएशन के रिगार्डिंग जो बेटा डिस्कशन है वो 1980 से चल रहा था. द आइडिया ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया या रीजन के नेशंस का, जो कि 7 मेंबर नेशंस, इनके रिगार्डिंग रीजनल कोऑपरेशन. जैसे कि बेटा हमने रीजनल लेवल पर ईयू की बात की है, हम लोगों ने आसियान की बात की, अब हम लोग सार्क की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. देन आफ्टर कंसल्टेशन विद फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ द 7 फाउंडिंग कंट्रीज, कौन कौन सी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, met for the first time in Colombo, April 1981. Last paragraph, Afghanistan became the newest member. अभी जो लेटेस्ट एंट्री हुई है सार्क में वो किसकी है, अफगानिस्तान की. कब हुई बेटा, जब इनकी 13 एनुअल समिट, समिट का मतलब बेटा आसान शब्दों में कहा जाए तो मीटिंग से है, जो 13 एनुअल समिट हुआ है उस 2005 ईयर से अफगानिस्तान इसका मेंबर है. देन
द हेडक्वार्टर एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द एसोसिएशन, विच एसोसिएशन, सार्क, कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में। अब बेटा एक बार फर्स्ट स्लाइड को एक बार हम फिर से देखते हैं। सार्क को स्टैब्लिश करने के लिए एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ ढाका में। ढाका कहाँ पर है बेटा, बांग्लादेश के अंदर, ये इसकी कैपिटल है। सेकेंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का काम किया गया, जो कि 1980 से डिस्कशन चल रहा था, जिसका फाइनल हुआ 1985 में जाके चार्टर पे साइन करके। और इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए सबसे जो पहली बार सभी जो फॉरेन सेक्रेटरीज रहे, सभी फाउंडिंग 7 मेंबर नेशंस के, वो कहाँ मिले, कोलंबो में। कोलंबो कहाँ है बेटा, श्रीलंका में, ये वहाँ की कैपिटल है। तो फर्स्ट स्लाइड में इतना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगेन मैंने आपको कहा है जितने भी एसोसिएशंस हम लोग पढ़ेंगे उन सब के प्रिंसिपल्स या उसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो है बनाने का, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। फर्स्ट, respect for the principles of sovereign equality, territorial integrity, political independence, non-interference in the internal affairs of the other states and the mutual benefits। फर्स्ट पॉइंट बेटा हमें ये कहता है कि जब भी हम लोग मेंबर नेशंस की बात करेंगे सिंस द बिगनिंग, कि हम सबसे पहले क्या, एक दूसरे नेशन की सोवरेनिटी को या जो डिसीजन मेकिंग पावर है, इक्वालिटी है, जो टेरिटरीज है उनकी जो इंटीग्रिटी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट की जाएगी। दूसरे नेशन के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी कि आपस में बात करके जो म्यूचुअली जो सेटअप किया जा सके ताकि एक दूसरे के बेनिफिट के लिए भी वो लोग काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है बेटा, सच कोऑपरेशन शेल नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर द बायलैटरल एंड द मल्टीलैटरल कोऑपरेशन बट शेल कॉम्प्लीमेंट देम। अब बेटा यहाँ पर आपके पास 2 न्यू टर्म्स आए हैं। इन दोनों न्यू टर्म्स का पहले हम लोग एक बार मतलब समझते हैं। पहला है बायलैटरल, दूसरा है मल्टीलैटरल। हम लोग जब बेटा बायलैटरल की बात करते हैं, ये वर्ड हमने पहले भी सुने हैं। बायलैटरल मीन टू से बिटवीन 2 नेशंस या बिटवीन दी नेशंस, 2 नेशंस के बीच में। जब आपके रिलेशंस की बात की जा रही है, किसी भी टाइप के रिलेशंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या कोई और, हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैरी करने की कोशिश करते हैं बिटवीन द नेशन, यानी कि एक नेशन और दूसरे नेशन के बीच में, तो आप उसे कहते हैं बायलैटरल रिलेशन या बायलैटरल कोऑपरेशन, जो 2 नेशंस मिलकर एक दूसरे के लिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल का मतलब है 2 से ज़्यादा, यानी कि जब आपके नेशंस आपस में मिलकर, यहाँ पर अमंग वर्ड आएगा। इंग्लिश में आप बिटवीन मतलब 2 नेशंस के बीच में, अमंग मतलब 2 से ज़्यादा नेशंस के बीच में। तो मल्टीलैटरल के लिए अमंग वर्ड से याद रखिए, और जो आपका बायलैटरल है उसे आप बिटवीन वर्ड से याद रखिए। देन वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कोऑपरेशन हम लोग सेटअप करेंगे, इसे आप किसी भी नेशन के बायलैटरल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करोगे। भैया ऐसा नहीं होगा कि भैया उन दोनों के रिलेशंस, अगर किसी XYZ नेशन के रिलेशन स्ट्रांग है और वो सार्क के मेंबर हैं या सार्क के मेंबर नहीं हैं, तो उनके पर्सनल रिलेशन सार्क के मेंबर होने की वजह से इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, वो अपने पर्सनल लेवल पर और रिलेशंस बना सकते हैं और आगे किसी दूसरे नेशन के आउटसाइड द सार्क टू। थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है, सच कोऑपरेशन शेल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द बायलैटरल एंड द मल्टीलैटरल ऑब्लिगेशन। और अगर कोई नेशन ऐसे रिलेशंस बनाने चाहते हैं आउटसाइड द सार्क, तो सार्क के मेंबर कभी भी उसे उसके लिए मना नहीं करेंगे या फिर उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं लगाएंगे। अगर वो चाहें तो आउटसाइड द रीजन भी किसी दूसरे नेशन के साथ, अनदर नेशन या 2 से ज़्यादा नेशंस के साथ भी रिलेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट,
सार्क के मेंबर के नेशंस के नेम हैं, ये आप याद रखेंगे। अफगानिस्तान एक न्यू एंट्री है 2005 में, जो कि 13th समिट हुआ, उसके बाद ऐड हुआ। बाकी जो रेस्ट ऑफ द 7 नेशंस हैं वो बिगनिंग से, यानी कि 1985 में जब पहला समिट हुआ, या जब 1980 में डिसीजन लिया गया कि हम सब लोग मिलकर एक एसोसिएशन या फिर एक रीजनल कोऑपरेशन बनाएंगे, और जब 1981 के अंदर पहला समिट हुआ कोलंबो में, यानी कि श्रीलंका में, तब ये 7 मेंबर्स रहे। 85 में जब ऑफिशियल चार्टर साइन हुआ तब इन 7 मेंबर्स ने बिगनिंग में इस पे साइन किए। और लेटेस्ट एंट्री अफगानिस्तान 2005। लोकेशन प्लीज़ आप देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड भूटान। ये लोकेशन बेटा आपने लर्न करनी है, क्योंकि इस लोकेशन की हेल्प से हम आगे कुछ इश्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे जो कि नेशंस के बीच में है। कुछ बॉर्डर इश्यूज़ हमारे पास हैं, ठीक है, कुछ रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, या फिर कुछ और रीजनल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, किसी पॉपुलेशन को लेके, तो वो चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं फेस करेंगे। तो इसके लिए आपको लोकेशन याद होना ज़रूरी है। और ये आप क्लास 6 5th से पढ़ते आ रहे हैं नेबरिंग नेशंस की लिस्ट में, तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। हम लोग बेटा जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर प्रिंसिपल्स का मतलब है सिद्धांतों से, कि भैया आप किन प्रिंसिपल्स को लेकर एसोसिएशन या रीजनल कोऑपरेशन बनाने का काम कर रहे हैं, और जब वो एसोसिएशन बन जाएगा तो आप किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसे और आगे बढ़ाने के लिए या ग्रो करने के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। सेम ऑब्जेक्टिव्स बेटा आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएंगे जब हम लोग सार्क वाला चैप्टर पढ़ेंगे। To promote the welfare of the people of South Asia and improve their quality of life. वेलफेयर करना पॉपुलेशन का, जितने भी 8 मेंबर नेशंस हैं उनका, और वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना। देन एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन टू प्रोवाइड all individuals the opportunity to live in a dignity and realize their full potential. आप लोगों को सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल ग्रोथ का काम करेंगे रीजनल लेवल पर, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, डिग्निटी के लिए काम करेंगे, और लोगों की जितनी पोटेंशियल है, क्षमता है, उसके लेवल तक उनको काम या इकोनॉमिक या कल्चरल डेवलपमेंट देने का काम करेंगे। नेक्स्ट इज टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया, यानी कि लोगों को या जो मेंबर नेशंस हैं उनको आप सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि नेशंस अपने जो रीजनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो रिसोर्सेज मिलते हैं या फिर जो बाकी बेनिफिट्स वो किसी और नेशन से ना लेकर अपने लेवल पर कर सकता है, तो आप उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करोगे और लोगों को नेशंस को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट, टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, एप्रिशिएट वन अनदर्स प्रॉब्लम, यानी कि अगर किसी नेशन के बीच में ट्रस्ट डेवलप करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी, और अगर किसी नेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे म्यूचुअल लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टू प्रमोट द एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड द साइंटिफिक फील्ड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा, जब हम लोग बात करते हैं कि सार्क ने अपने मेंबर नेशंस के लिए कुछ कोलैबोरेशंस करने का काम किया है, कुछ म्यूचुअल असिस्टेंस की हेल्प की है कि भाई आपस में मिलके हम सभी मेंबर नेशंस एक दूसरे की, जितने भी हम 8 मेंबर नेशंस हैं, एक दूसरे का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, कल्चरल डेवलपमेंट में, टेक्निकल एडवांसमेंट में और साइंटिफिक फील्ड में भी हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। देन टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये एक डिफरेंट टर्म है। जैसे आपने देखा कि जब हम लोग आसियान की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे लिए हमारे 10 मेंबर नेशन ज़्यादा ज़रूरी हैं और हम आपस में मिलकर ही अपना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है।
ताकि रीजनल लेवल पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्रेजेंट में वो आउटसाइडर नेशंस को भी अलाउ कर रहे हैं। पर सार्क ने हमेशा से ही ये कहा है कि हम आपस में भी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और अगर कोई दूसरी डेवलपिंग कंट्री हमारे लिए बेनिफिशियल होगी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, तो हम उसके साथ भी रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स इन इंटरनेशनल फोरम्स ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि जब 8 मेंबर नेशंस के कॉमन इंटरेस्ट कुछ हो, जैसे कि कॉमन प्रॉब्लम है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, ठीक है, या जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करना है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो कॉमन इंटरेस्ट की बातें हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उसे आप कोऑपरेशन की हेल्प से इंटरनेशनल फोरम्स पर भी, जहाँ से भी हम लोग हेल्प ले पाएंगे, चाहे हम आसियान की हेल्प लें, चाहे सार्क के नेशंस खुद मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें, कोई और प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करें, तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, to cooperate with international and regional organizations with similar aims and purposes, यानी कि अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि EU, जैसे कि आसियान, जैसे कि UNO या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको लगता है कि रीजनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन सार्क के जैसे ही ऑब्जेक्टिव्स या प्रिंसिपल्स रखता है, तो हम उनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सोशल प्रोग्रेस में वो हमारी हेल्प कर सके। नेक्स्ट, तो बेटा इस टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमें ये जो टॉपिक है एज इट इज़ नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है, और ये जो सभी टॉपिक्स हैं हमारे रिपीट होंगे, तो आप बहुत ब्रीफ में आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में सभी टॉपिक्स के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द न्यू सिलेबस इन दी a new topic in this chapter, new centers of power.